जय हिंद साथियों। साथियों, अपनी क्लास चल रही है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी की क्लास चल रही है। इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कोशिका, बोले तो सेल। सेल की आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन को देखना होगा एक मोटिवेशन। आज का जो मोटिवेशन है वो है कि हार और जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है। हार और जीत तो जिंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। तो दोस्तों, जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहेगी। असली विजेता तो वही कहेगा जो हारने के बाद भी कोशिश करेगा, तो जीत उसी की कहलाएगी। तो आप जिंदगी में निराश मत होइए। एक बार दो बार अगर आप हार जाते हो तो हारने के बाद आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ना अपन को सेल। सेल की तीसरी क्लास है, उसके बारे में अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ने अगली जो पिछली क्लासें हैं उसमें क्या क्या पढ़ा है। कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बहुत से अंग पाए जाते हैं। बोले तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक, वैकुल्स, ये सभी पाए जाते हैं। तो एक कोशिका अंगों में अपन ने पढ़ लिया था। इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसको अपन ये द्रव्य पाया जाता है जैसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जैसे अपन केंद्र का द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर बनता है, क्या बनता है दोस्तों? इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं जीव द्रव्य। ये अपन ने पढ़ लिया है। और अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया है, गोल्जी बॉडी के बारे में देख लिया है, राइबोसोम के बारे में देख लिया है, लाइसोसोम के बारे में देख लिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लिया है। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि रफ और स्मूथ। रफ जो स्मूथ होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, और जो रफ होता है वो राइबोसोम उपस्थित होते हैं। वो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होता है वो हल्का होता है, और जो इसे 80S राइबोसोम होता है वो भारी होता है। 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो 80S राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी देख लिया था, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज अपन को पढ़ना था लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी देख लिया था। आज अपन को देखना है केंद्रक। केंद्रक है और वैकुल्स है और लवक है, ये सभी अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केंद्रक। क्या दोस्तों? केंद्रक। ये है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक। तो सबसे पहले तो बात करते हैं केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज किसने की है? केंद्रक की खोज की है किसने दोस्तों? तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्रक की खोज की है। तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को अपन नेफ्रोसिस कहते हैं, वो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। जबकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसको अपन कंफ्यूजन नहीं होना है। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। जबकि कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य होता है कोशिका को नियंत्रित करना। जैसे कोशिका होती है, कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं, इन सभी अंगों पर नियंत्रण कौन करता है? तो इन सभी अंगों पर नियंत्रण करता है केंद्रक। क्या दोस्तों? केंद्रक कार्य नियंत्रण करता है। तो कोशिका के सभी अंगों पर नियंत्रण कौन करता है? या इसको ये ऐसे बोल दो कि कोशिका का नियंत्रण
कोशिका का नियंत्रण बोले तो कोशिका के सभी अंग आ जाएंगे उसमें। तो कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है केंद्रक। केंद्रक नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक की खोज किसने की है? केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का कार्य क्या है? तो केंद्रक का कार्य इस पूरी कोशिका को नियंत्रित करना, इसलिए इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। इस केंद्रक में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इस केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। डीएनए डीएनए इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए को अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। इसमें आनुवंशिक गुण पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ये सभी अपन आगे पढ़ेंगे। आज अपन को देखना केंद्रक के बारे में। केंद्रक होता है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रण करता है, इसलिए इसको कोशिका का केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और ये केंद्रक होता है उसमें 80% प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये क्या कहलाता है? ये प्रोटीन का बना होता है। ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का बना होता है। तो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में अपन ने देख लिया है। अब अपन आगे और पढ़ते हैं। केंद्रक को अब अपन थ्योरी से देखते हैं। ये है केंद्रक। केंद्रक को थ्योरी से देखते हैं। केंद्रक को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और कोशिका का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य क्या होता है? तो कोशिका को नियंत्रित करना, कोशिका का नियंत्रण में रखना। तो कोशिका को नियंत्रण में रखता है, इसलिए इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको बोल देते हैं कि केंद्रक है वो प्रोटीन का बना होता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर क्या है दोस्तों? इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए 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 पाया जाता है केंद्रक के अंदर। अब बात करते हैं रस घानी, बोले तो वैक्यूल्स। अपन ने देखा है कोशिका के अंग, उसमें वैक्यूल्स भी था। वैक्यूल्स था तो अपन पढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है? तो वैक्यूल्स का कार्य होता है जल को स्टोर करना। वैक्यूल्स बोले तो रस घानी, हिंदी में बोलते हैं रस घानी। रस घानी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये जल को स्टोर करके रखता है। हमारी कोशिका में जल को स्टोर कौन करता है? तो हमारी कोशिका में जल को संचित बोले तो इकट्ठा करके कौन रखता है? वैक्यूल्स करता है। तो वैक्यूल्स होता है वो जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतुओं तथा पादप दोनों में पाया जाता है क्या? वैक्यूल्स। जंतुओं तथा पादप दोनों में पाया जाता है कौन दोस्तों? तो वैक्यूल्स। रसघानी का कार्य क्या होता है? रसघानी का कार्य होता है जल को इकट्ठा करना, बोले तो जल को स्टोर करना। और जो रसघानी होती है वो कहाँ किस किस में पाई जाती है? तो जंतुओं में पाई जाती है और पादप में पाई जाती है। जंतु बोले तो जानवर होते हैं जितने भी जीव जंतु, और पादप बोले तो पेड़ पौधे। तो इन सभी में क्या पाई जाती है दोस्तों? रसघानी वैक्यूल्स पाई जाती है। वैक्यूल्स का कार्य होता है कि जल को इकट्ठा करके रखना, जल को संचित करना। अब बात करते हैं कि जो रसघानी होती है वो मनुष्यों में तो क्या होती है दोस्तों? मनुष्यों में होती है छोटी, जंतुओं में होती है छोटी, जीव जंतु में होती है छोटी, जबकि पादप होते हैं, पादप में होती है बड़ी। पादप में कैसी होती है दोस्तों? तो पादप में होती है बड़ी। रसघानी का कार्य क्या है? रसघानी का कार्य है एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग है। ये रसघानी का कार्य होता है जल को इकट्ठा करना, बोले तो संचित करके रखना। और ये क्या जंतु तो पादप दोनों में पाई जाती है। जंतुओं में होती है छोटी और जबकि पादप में होती है बड़ी। अब अपन को पढ़ना है लवक प्लास्टिड। इसको थ्योरी से देख लेते हैं अपन रसघानी को, वैक्यूल्स को। तो वैक्यूल्स ये रहा, रसघानी होती है ना, रसघानी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जल को संचित करना, बोले तो इकट्ठा करना, स्टोर करना करके रखता है। ये जल को संचित करके रखता है। यह जंतु तथा कोशिका
यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बड़ा होता है। तो ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतुओं में होता है वो होता है छोटा, जबकि जो पादप होते हैं पादपों में होता है बड़ा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं बड़े, पेड़ पौधे होते हैं बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वैकोल्स की आकृति इस तरीके से होती है। अब अपन पढ़ते हैं लवक, बोले तो प्लास्टिड है। क्या दोस्तों? प्लास्टिड। प्लास्टिड तो थ्योरी से ही पढ़ा देते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड बोले तो लवक। लवक साइंस में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी लवक 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 पाया आएगा, उसका लवक का कार्य होता है क्या दोस्तों? लवक का काम होता है रंग प्रदान करना। तो लवक का कार्य, जहाँ पे भी लवक आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि लवक का मतलब होता है रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। तो लवक होता है वो पादपों का सबसे बड़ा कोशिका का अंग है, बोले तो कोशिकांग है। पादप बोले तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती है। उस कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उस कोशिका में सबसे बड़ा अंग है लवक, बोले तो प्लास्टिड है। पेड़ पौधों की कोशिका, कोशिका में अंग पाए जाते हैं, उस कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लवक होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होता है वो केवल पादपों में पाया जाता है, यह मनुष्यों में नहीं पाया जाता, बोले तो जंतुओं में नहीं पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। लवक देख लिया अपन ने। लवक बोले तो प्लास्टिड, प्लास्टिड होता है वो जंतु होते हैं ना, सॉरी पादप होते हैं ना, तो पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। इनका अपन कार्य देख लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। ये क्या करता है? भोजन को बनाता है। तो भोजन को कौन बनाता है? तो पेड़ पौधों में भोजन को बनाता है हरित लवक, बोले तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्ती तथा तना में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। लवक सबसे पहला पड़ा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक, हरित लवक होता है वो पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, बोले तो भोजन को बनाता है। जबकि जो अवर्णित लवक होता है, अवर्णित लवक क्या करता है? इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है, हरित लवक क्या करता है? भोजन को तो बनाता है। जब भोजन को बना देता है हरित लवक, तो उसको कहीं पे इकट्ठा भी तो करना है। तो इकट्ठा करने के लिए कौन आता है? इकट्ठा करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट आता है, बोले तो अवर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया? भोजन को बनाया। फिर इस भोजन को रखेगा कौन? इस भोजन को रखेगा अवर्णित लवक। इकट्ठा कौन करेगा? तो इस भोजन को इकट्ठा करेगा अवर्णित लवक। अवर्णित लवक होता है, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। तो अवर्णित लवक होता है वो जड़ तथा फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक का कार्य होता है भोजन को इकट्ठा करना। अब बात करते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक का कार्य क्या होता है? वर्णित लवक का कार्य होता है रंग प्रदान करना। ये ही होता है रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान कौन सा लवक करता है? वर्णित लवक करता है रंग प्रदान, क्रोमोप्लास्ट। जैसे चुकंदर का रंग होता है किस कारण होता है? विटामिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। और गाजर का लाल रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण।
और फलों का पीला रंग किस कारण होता है? तो जंतुफिल के कारण। तो कलर कौन प्रदान करता है? वर्णत लवक। भोजन कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हरित लवक पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इस भोजन बन गया तो इसको इकट्ठा कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बोले तो अवर्णित लवक ये भोजन बने हुए भोजन को इकट्ठा करके रखेगा। फिर क्रोमोप्लास्ट आता है। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक का कार्य क्या होता है? रंग प्रदान कराना। फलों में जो रंग प्रदान होता है वो होता है जंतुफिल के कारण। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। गाजर में लाल रंग का होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ये सभी होते हैं वर्णित लवक के कारण। अब अपन इनको थ्योरी से देख लेते हैं। अब अपन इनको थ्योरी से देखते हैं। ये रहा हरित लवक। सबसे पहले आया हरित लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। और यह कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक दूसरा है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक को अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? इस बने हुए भोजन को इकट्ठा करना। क्या दोस्तों? इस बने हुए भोजन को इकट्ठा करना। यह कहाँ पाया जाता है? तो इस भोजन को जड़ तथा फल में इकट्ठा किया जाता है। अब आता है तीसरा है वर्णित लवक बोले तो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है रंग प्रदान कराना। ये रंग प्रदान कराता है टमाटर मिर्च में किस कारण लाल रंग होता है? लाइकोपीन के कारण। यह इसको बोल दो लाइकोपेज के कारण। गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग होता है विटामिन के कारण। फलों का रंग प्रदान करता है जेंथोफिल के कारण। वर्णित लवक होता है जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है रंग प्रदान कराना। रंग प्रदान कराना जो टमाटर और मिर्च का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण। चुकंदर का कलर होता है विटामिन के कारण। फलों का पीला रंग होता है जेंथोफिल के कारण। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब अपन ने पढ़ लिया है कोशिका। अपन ने पढ़ ली है कोशिका पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। जो जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका होती है उसका आकार होता है गोल। क्या दोस्तों? उसका आकार होता है गोल। जबकि जो पादप कोशिका होती है पादप कोशिका का आकार होता है क्या दोस्तों? चौकोर। इस कोशिका के ऊपर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर भी पाई जाने वाली एक पाई जाती है कोशिका झिल्ली। अपन ने पढ़ लिया है। जबकि जो पादप होते हैं पादपों के ऊपर पादपों की जो कोशिका होती है पादपों की कोशिका के ऊपर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं क्या दोस्तों? कोशिका भित्ति। इसके ऊपर पाई जाने वाली एक और पाई जाती है भित्ति जिसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप तथा पौधों जंतुओं दोनों में पाई जाती है। जंतु होते हैं जंतु की जो कोशिका होती है वो होती है गोल। जबकि जो पादप होते हैं पादपों की जो कोशिका होती है वो होती है चौकोर। जंतु कोशिका होती है जंतु कोशिका में केंद्रक होता है बीच में। जबकि जो पादप कोशिका होती है पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो होता है साइड में। चाहे वो इधर भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जंतु कोशिका का केंद्रक होता है वो होता है बीच में। पादप कोशिका का केंद्रक होता है साइड बगल में। जंतु कोशिका होती है वो होती है छोटी जबकि पादप कोशिका होती है वो होती है बड़ी। जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम पाया जाता है। जबकि अपन इनको इमेज से ही देख लेते हैं आपको ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा। जैसे ए रहा इमेज। इसमें ए है एनिमल सेल बोले तो जंतु कोशिका। ए है प्लांट सेल बोले तो पादप कोशिका।
एनिमल सेल होती है, जंतु कोशिका होती है वो होती है स्मॉल, बोले तो छोटी। जबकि जो प्लांट कोशिका पादप सेल होती है वो होती है बड़ी, बोले तो लार्ज। जंतु कोशिका होती है वो होती है गोल, जबकि जो पादप कोशिका होती है वो होती है चौकोर। इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो होता है छोटा, जिसको अपन रसगानी बोलते हैं। जबकि जो इसमें जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में वैक्यूल्स होता है बड़ा, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है अधिक। जंतु कोशिका में पाया जाता है सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम। जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में पाया जाता है सेल वॉल प्लास्टिड, सेल वॉल प्लास्टिड, कोशिका भित्ति और लवक। अपन ने पढ़ा है लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो उसी का एक पार्ट क्या है, तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसको आपको याद वैसे हो जाएगा, तब अपन प्लास्टिड याद कर लेंगे। तो प्लास्टिड याद कर लिया, तो प्लास्टिड का ही भाग क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट। तो पादप कोशिका में क्या अलग पाया जाता है, तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति और लवक। जबकि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में पाई जाती है सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम। और दोनों कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कॉमन क्या क्या है, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। कौन सा, 80S, 80S। जबकि जो 70S राइबोसोम होता है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि जो हमको सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देता वो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, जैसे कि विषाणु, जीवाणु, वायरस, ये सभी के होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये तो क्या है दोस्तों कॉमन, ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। लेकिन जो सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाएंगे, और जो सेल वॉल कोशिका भित्ति और लवक है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इसको अपन याद करेंगे सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम। सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम है, तो सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम को अपन पकड़ेंगे CFL, CFL, CFL से याद करेंगे। CFL से सी से सीलिया, F से फ्लैजेला, L से लाइसोसोम। तो सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम एक केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्लास्टिड बोले तो लवक पाए जाते हैं। ये अपन ने देख लिया है। अब अपन को पढ़ना है कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार की और यूकैरियोटिक प्रकार की। प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों, अविकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार की और यूकैरियोटिक प्रकार की। प्रोकैरियोटिक प्रकार की जो कोशिका होती है वो होती है अविकसित, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है विकसित। प्रोकैरियोटिक प्रकार के मतलब होता है अविकसित कोशिका है, जैसे कि वायरस वगैरह, जीवाणु, विषाणु, ये सभी क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार। इनमें जो कोशिका होती है अविकसित प्रकार की होती है। जबकि यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती हैं विकसित कोशिका होती हैं। बोले तो जो पेड़ पौधे होते हैं पादप और जंतु होते हैं तो जंतु, तो पेड़ पौधे या जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक प्रकार की। यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती हैं उनमें सभी स्थित होता है राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लावक, गोल्गी बॉडी, ये सभी यूकैरियोटिक बोले तो विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है उनमें केवल कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, राइबोसोम कौन सा, 70S, कौन सा दोस्तों 70S राइबोसोम पाया जाता है, हल्का वाला। तथा सभी अंग क्या होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं, इनमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। राइबोसोम क्या पाया जाता है, क्योंकि इसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कोशिका झिल्ली उसको सहायता प्रदान करती है। और इसमें सभी अंग क्या होते हैं अविकसित होते हैं, बोले तो नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रोकैरियोटिक कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम में कौन सा राइबोसोम? 70S। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण कराना। तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। इसमें सभी जितने भी जो अंग अपने देखे हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक और ये सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैकुल, ये सभी अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें सभी पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं ए पूरी तरह से विकसित होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि भारी होता है। जितने भी जो पादप की कोशिका हो चाहे जंतु की कोशिका हो, उनमें सभी में क्या पाया जाता है? तो 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है, ये अपन ने देख लिया है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड को अपन ने देखा था लवक, पढ़ लिया है अपन ने। सबसे बड़ा पादप का कोशिका अंग कौन सा होता है? प्लास्टिड, इसको अपन बोलते हैं लवक। अब बात करते हैं कि जो पादप की कोशिका होती हैं, तो पादप की कोशिकाओं में सबसे बड़ा इनकी अंग होता है प्लास्टिड, और जो वैकुल्स होता है वो भी बड़ा होता है इसमें। किसकी तुलना में? जंतु कोशिका की तुलना में। तो जंतु कोशिका की तुलना में वैकुल्स होता है वो होता है छोटा, जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में जो रसगानी बोले तो वैकुल्स होता है बड़ा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका क्या होती है? तो जंतु कोशिका होती है गोल। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। तो पादप कोशिका होती है चौकोर। पादप कोशिका का अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग क्या होता है? प्लास्टिड, बोले तो लवक। जंतु कोशिका होती है गोल। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। इसमें जो पाए जाने वाला होता है वैकुल्स वो होता है छोटा, जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में वैकुल्स होता है बड़ा। ये अपन ने सभी देख लिए। तो दोस्तों ये है प्लांट सेल, बोले तो पादप कोशिका। ये है एनिमल सेल, बोले तो जंतु कोशिका। जंतु कोशिका ये सभी अपन ने अंग इनमें देख लिए हैं। अब अपन को पढ़ना है गुणसूत्र। अपन ने केंद्रक पढ़ा था। केंद्रक में अपन ने देखा था कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है, तो अपन को अब इस गुणसूत्र के माध्यम से डीएनए पढ़ेंगे। अब अपन आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में जल्द मिलेंगे। आज की वीडियो यही अंत करते हैं। थैंक यू।